फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में एज यूजुअल 3 एडिटोरियल्स पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एडिटोरियल देखो, भारत को विकसित भारत बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक। जब हम लोग 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे होंगे तो उस समय भारत को क्या बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, विकसित भारत बनना है। बट बिना एक्सपोर्ट को डेवलप किए नहीं बन सकता है कोई भी कंट्री। तो इंडिया को भी यहाँ पे एक्सपोर्ट फ्रंट में ज़्यादा डेवलप करना होगा। सर्विस में तो बहुत ही बेटर है, मर्केंटाइज गुड्स में हम बहुत पीछे हैं। ये देखो 10 साल देखोगे, रिसेंट डिकेड में देखोगे तो हमारा जो मर्केंटाइज जो एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में, बट जो सर्विस है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। यदि वर्ल्ड का यदि हम जीडीपी ले, मर्केंटाइज गुड्स का यदि जीडीपी ले, तो भारत का शेयर मात्र 1.7 to 1.8% है। जब हम सर्विस का बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे तो 4 to 5 के बीच में है। करेक्ट, तो हम कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, एक्सपोर्ट के टर्म्स में भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। बट जो मर्केंटाइज गुड्स जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है। मर्केंटाइज गुड्स का मतलब क्या है, जो आपको फिजिकली दिखता है। अच्छा, जब बात होगा मर्केंटाइज गुड्स का तो उसमें भी लगभग 70% मर्केंटाइज गुड हमारा क्या है, लो वैल्यूड वाला है। मात्र 20 से लेकर 30% वाला मर्केंटाइज गुड्स है जो कि तुम्हारा हाई वैल्यूड वाला है, जैसे कंप्यूटर सब हो गया उससे संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया उससे संबंधित। समझ गए ना। हाँ, अब तो भारत में भी अच्छा खासा मोबाइल फ़ोन बनना शुरू हो गया है, मगर सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि भारत में जो मोबाइल फ़ोन बनता है उसमें वैल्यू एडिशन उतना नहीं होता है जितना हम लोग सोचते हैं, जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि रिसेंट टाइम में अभी सर्वे आया था तो सर्वे ने कहा था कि 20-25% तक हम वैल्यू एडिशन करना शुरू कर दिए, मगर 20-25% भी बहुत कम है। तो देखेंगे, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। सेकेंड देखो, बिल्कुल इससे रिलेटेड पहले भी बात हो चुका है, फूड वर्सेस कार, फूड वर्सेस व्हीकल का एक डिबेट चल पड़ा है। और इसमें देखेंगे कि आखिर जो फर्टिलाइजर को यूज़ करने वाला जो केमिकल है या फर्टिलाइजर को जो यूज़ करने वाला जो कंटेंट्स है, जो चीज़ है, वो चीज़ फर्टिलाइजर उसमें भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज़ होता है। तो देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में फोकस करोगे तो फर्टिलाइजर में कम फोकस होगा फिर। तो इसको डिटेल्स में देखने जा रहे हैं हम लोग इस चीज़ को। एंड लास्ट वन देखो, भारत, इसरो, स्पेस, वेरी गुड ना। हाँ, इंडिया ने करके दिखाया है स्पेस में, मगर फिर भी देखोगे दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में ये भी बहुत कम है कि वर्ल्ड का लगभग तुम्हारा स्पेस का जो कह सकते हो जीडीपी कह सकते हो या स्पेस का जो मार्केट वैल्यू कह सकते हो लगभग $600 बिलियन का है। भारत कितना है? मुश्किल से 10-20 होगा, यानी कि वर्ल्ड कंपेयर में अभी भी बहुत पीछे है भारत। मगर अब जो हमारा एम्बिशन है बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस प्लान लेके हम लोग आ रहे हैं। देखो, इंडिया को भी अपना स्टेशन बनाना है 2035 तक। हाँ, ये देखो चंद्रयान 4 जाएगा, लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट ईयर ही, और उसके साथ और भी देखो वेनस से रिलेटेड भी मिशन है। तो बहुत कुछ है इसमें। तो द एम्बिशियस गोल, द इंडियन स्पेस सेक्टर इज हेडिंग टुवर्ड्स अ ह्यूज लीप। क्योंकि भारत बहुत आगे बढ़ने वाला है और ये 4-5 साल में बहुत कुछ इसरो करके दिखाएगा। चलो सभी को समझते हैं डिटेल्स में। तो इंडिया कैन नॉट बिकम विकसित भारत बाय 2047 विदाउट हेल्दी फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। समझ गए? जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो मामला समझो यहाँ पे क्या है। यदि हम एक डिकेड का कंपेयर करें, प्रीवियस डिकेड का कंपेयर करें, तो पता चलता है हमें कि 2022 और 23 में जो भी चीज़ हम अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर करते थे तो उसका जो 2012 और 13 में जो भी चीज़ हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे अपने कंट्री में तो उसका 18% बाहर सेल होता था एज ए एक्सपोर्ट के रूप में। यानी कि मर्केंटाइज ट्रेड इस तरह होता था, 18% जाता था। यानी कि 100 आइटम भारत में बना तो 18 आइटम बाहर जा रहा था। मगर वही देखो 2022 और 23 में 7 हो गया, 7% हो गया। इसका मतलब मैसिव ड्रॉप है, ये बहुत घटा है। यानी कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो बाहर बहुत कम जा रहा है। समझ गए ना। तो यही एनालिसिस है तुम्हारा एक बहुत ही प्रतिष्ठित बिजनेस डेली का पेपर का कह सकते हो। तो पेपर ने ये एनालिसिस करके दिया है कि भारत इससे पहले 10 साल पहले बेटर मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहा था एज कम्पेयर टू टूडेज एरा। हाँ, यदि जब बात करेंगे तो एक एक्सेप्शनल रहेगा मोबाइल फ़ोन सेक्टर में बढ़ोतरी है हमारे कंट्री में। बट मोबाइल फ़ोन छोड़ के बाकी जगह देखोगे तो बाकी जगह तो कोई कुछ है नहीं।
अभी भी भारत का 70% जो आइटम्स जो बाहर एक्सपोर्ट होता है वो लो वैल्यूड प्रोडक्ट्स है, मात्र 30% है। उसमें मोबाइल फ़ोन सब भी आएगा, बट मोबाइल फ़ोन में भी तो ये तो बात है ना कि मोबाइल फ़ोन में भी जितना वैल्यू एडिशन होना चाहिए कंट्री में उतना तो नहीं हो रहा है। देखो दूसरी बात ये है कि देखो स्टूडेंट, लार्ज बेस ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर। भारत क्या है, भारत जानते हो कंज्यूमर स्टेट है, कंज्यूमर कंट्री है भारत। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं खाने के लिए, तो हम तो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। मगर डू यू थिंक कि कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी से हम क्या विकसित भारत बन सकते हैं? कभी नहीं। यदि विकसित भारत बनना है, यदि डेवलप कंट्री बनना है, तो हमें एक्सपोर्ट करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कंट्री में ही उत्पाद हुआ, कंट्री में ही कंज्यूम कर लिया और आप विकसित बन गए। नो, यदि आपको पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, यदि आपको जीडीपी बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है आपको हाई एंड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम से जुड़ना होगा। अभी वो छोड़ दो, खाली हम लोग बोलते रहेंगे कि इंडिया में बहुत बड़ा, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ कुछ भी बनाएंगे खा लेगा, जीडीपी हो जाएगा। नो, इस धारणा से हमें उठना होगा और ऐसा सामान बनाना होगा, कम्पिटेटिव वाला सामान बनाना होगा, इतना बेटर सामान बनाना होगा कि ताकि बाहर भी हमारा बिक सके और फॉरेक्स आ सके। समझ गए? तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। आगे देखोगे, इन द नियर फ्यूचर थ्रेट ऑफ चाइना लूम्स लार्ज। अब देखो चाइना, देखो कितना अनसर्टन है। चाइना और वेस्ट का वार बढ़ते चला जा रहा है। अच्छा, चाइना और वेस्ट का वार बढ़ते चला जा रहा है। ट्रेड वार, टेक्नोलॉजिकल वार रिसेंट टाइम में दिखा कि नहीं दिखा? अब यूरोपियन यूनियन ने भी बहुत सारा बैन लगा दिया चाइना के ऊपर कि हम आइटम्स नहीं लेंगे, और यूएसए तो कर ही रहा है बहुत दिन से। तो ऐसे परिस्थिति में भारत गेनर हो सकता है, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होना चाहिए भारत में। अच्छा, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी जो बच्चे लोग बहुत दिन से सुन रहे हो, क्या चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का फुल फायदा हम उठा पाए? नहीं उठा पाए, क्योंकि अधिकतर इन्वेस्टमेंट या तो वियतनाम में चला गया, बांग्लादेश में चला गया, या तो मैक्सिको में चला गया, दूसरी जगह चला गया। इंडिया उतना बेनिफिशियरी नहीं रहा चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का, बहुत कम रहा। तो आने वाले समय में चाइना का जो टेंशन है, चाइना का जो डाइवर्जेंस है वो इसके साथ वो तो और बढ़ने जा रहा है। बात समझे? तो देखो यहाँ पे समझो। और चाइना देखो, चाइना जान रहे हो ओवर कैपेसिटी स्टील प्रोडक्शन, इतना ज़्यादा स्टील बना लिया और वहाँ पे रियल एस्टेट भी फेल कर गया है। तो वो तो कोशिश कर रहा है कि जहाँ मिले वहाँ डंप कर दे अपना स्टील प्रोडक्ट। और इंडिया देखो ना, वहाँ पे क्या बोला गया है, 2023 और 24 में भारत पहली बार नेट इंपोर्टर बना स्टील का। ये अपने आप में शर्म की बात है कि अभी तक हम स्टील में एक्सपोर्ट कर रहे थे, नेट एक्सपोर्टर थे। पहली बार हम नेट इंपोर्टर बने। क्यों? चाइना का ओवर कैपेसिटी जो स्टील का डेवलप्ड हो गया, इसलिए जो स्टील इंडस्ट्री है भारत का, वो बार बार बोल रहा है ना सेफगार्ड ड्यूटी लगा दीजिए, क्योंकि जब तक सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाओ तो इंडिया में स्टील से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो है बेस वो तैयार नहीं हो पाएगा। तो चाइना तो डर है ही कि चाइना कुछ भी सामान बनता है वो डंप कर देता है। बात समझे? तो वही सब चीज़ वहाँ पे लिखा गया है कि देयर इज सिग्निफिकेंट एक्सेस कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ब्रॉडर ग्लोबल डिमांड। पूरा दुनिया का डिमांड पूरा करने के चक्कर में एक्सेस कैपेसिटी वहाँ डेवलप्ड हो गया, और उस कंट्री का भी डिमांड पूरा करने के चक्कर में एक्सेस कैपेसिटी डेवलप्ड हो गया। मगर बाकी दुनिया क्या बंद कर रहा है चाइना को, चाइना क्या बंद कर रहा है। तो इंडिया को भी देखो, अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात है स्टूडेंट कि आत्मनिर्भर भारत का बात करते हैं, PLI का बात करते हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। हाँ, 14 सेक्टर को दिए ना हम लोग, हाँ ड्रोन को भी दिए हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट, यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमने ऑल टुगेदर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा दी है, या फिर हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो पॉलिसी है बहुत ही अनसर्टन है, वो ठीक नहीं है। यदि चाइना से कोई सामान नहीं आपको मंगवाना है तो वहाँ आप सेफगार्ड ड्यूटी लगाओ। मैं यदि आप ओवरऑल सेफगार्ड ड्यूटी लगा दोगे, आप ओवरऑल इंपोर्ट ड्यूटी लगा दोगे, तो वो आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। फिर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फिर अनकम्पिटिटिव हो सकता है, क्योंकि बाहर का भी दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एरा है। बात समझ गए ना? तो वही सब चीज़ लिखा गया देखो कि इंडिया नेट इंपोर्टर हो गया। समझ गया? आगे बढ़ो। तो इंडिया इज नाउ नॉट ए मेजर प्लेयर, पता ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में अभी भी मेजर प्लेयर नहीं है हम लोग। हाँ, और सप्लाई चेन डिसरप्शन जिस हिसाब से हो रहा है तो वो तो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखो हमास क्या किया ना, वहाँ पे देखो रेड सी में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बना हुआ ना, सिक्योरिटी वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू है। साउथ चाइना सी में भी बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशूज़ है कि नहीं? बताओ तो यदि यहाँ पे कोई भी अनस्टेबिलिटी होता है, जैसे मेडिटेरियन सी में कोई भी अनस्टेबिलिटी हुआ, रेड सी में कोई भी अनस्टेबिलिटी हुआ, इंडियन ओशन में कोई भी अनस्टेबिलिटी हुआ, तो हमारा जो सामान है यदि क्रॉस होकर दूसरे रास्ता पे जाएगा तो वो महंगा हो जाएगा, और टर्न अराउंड टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा शिपिंग का टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा होने का मतलब क्या? महंगा होना है कि नहीं? बताओ तो। एक तो भारत ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम से जुड़ा नहीं है, और उसके बाद अभी देखो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहे हैं। देखो ना, अटैक, इजराइल अटैक किया हमास के ऊपर,
यूक्रेन के ऊपर अटैक हो गया रसिया के द्वारा और चल ही रहा है वर्ल्ड में, तो वही बोला कि इससे प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, वेस्ट एशिया में जो इनस्टेबिलिटी है इससे और कॉस्ट बढ़ सकता है हमारा एक्सपोर्ट सबका, समझे। रिस्क है कि शिपिंग डेडलाइंस करेंगे, शिपिंग टाइम पे पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, समझे। और जानते कि इंडिया तो सिग्निफिकेंट फोर्स भी नहीं है ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम का। हाँ, चाइना देखो, तो अ फोकस ऑन सेटिस्फाइंग इंटरनल डिमांड विल कीप एन इंडिविजुअल कंपनी इन बिजनेस। मगर वही बोल रहा है कि ठीक है, इंटरनल डिमांड पूरा करने के चक्कर में बिजनेस तो रहेगा आपका रन। मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि इंटरनल डिमांड पूरा करो, अच्छी बात है, मगर क्या इंटरनल डिमांड पूरा करने के बाद तुम थोड़ी ग्लोबल का मैन्युफैक्चरिंग हब थोड़ी बन सकता है। यदि हमें विकसित भारत बनना है तो जाहिर सी बात हमें एक्सपोर्ट पे फोकस करना होगा और उसके लिए ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम से जुड़ना होगा। बात समझे ना। सस्टेन ग्रोथ हैज नेवर बीन अचीव्ड बाय एनी कंट्री। हाँ, खाली इंटरनल डिमांड पूरा करने से कोई भी कंट्री सस्टेन ग्रोथ कभी भी अचीव नहीं कर सकता है। देखो ना, आज चाइना 2000 से लेके 2020 तक लगातार, उससे पहले इनफैक्ट 90s से लेके अभी तक लगातार कह सकते हो 20-25 साल वो बहुत ज़्यादा जीडीपी से बढ़ा है। क्या कारण है? क्योंकि वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, तो एक्सपोर्ट किया तभी तो वो इतना कंट्री आगे निकल गया। समझ रहे हो बच्चे लोग। आज जो देखो स्टील प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है चाइना में, तो मैन्युफैक्चरिंग हब की वजह से ही है। तो इंडिया जब तक हब नहीं बनेगा एक्सपोर्ट का, तब तक भारत विकसित भारत नहीं बन सकता है। खाली इंटरनल डिमांड को कैटर करने से नहीं होगा, समझे। वही चीज़ बोला गया वहाँ पे भी। इट इज़ अ हाई टाइम टू लुक अपवर्ड फॉर न्यू मार्केट। इसलिए हमें बाहर देखना भी बहुत ज़रूरी है, समझे। हमारा रेगुलेटरी चेंज इस तरह हो, बिजनेस इन्वायरमेंट इस तरह चेंज हो, ताकि हम जो भी चाइना +1 स्टडीज जो हमें लाभ मिल सकता है वो लाभ हम ले सके। दिक्कत क्या है कि हमारे कंट्री में वही लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स अभी भी समस्या है कि नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उतना अच्छा नहीं है भारत में, बात समझे। तो इट इज़ अ रिजल्ट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दैट इंक्रीज डिपेंड ऑन डोमेस्टिक रेदर देन ग्लोबल डिमांड। यही बात है कि इंडिया में जो चैलेंजेस है, इंडिया में जो परिस्थिति है, तो खाली हम इंटरनल डिमांड पे ही फोकस करते रहते हैं। हमें ग्लोबल डिमांड का भी फोकस करना चाहिए। एट द सेम टाइम डोमेस्टिक कंपनी को भी बचना चाहिए टैरिफ के लिए। अब देखो यहाँ पे यदि सरकार लगा देती है टैरिफ, बहुत ज़्यादा लगा देती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री खुश हो रहा है, तो खुश होने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, स्टील का हम समझते हैं कि स्टील का बहुत ज़्यादा ही बेरागर कर देगा यदि चाइना इंडिया में डंप करता है, उसमें चलो एंटी सेफगार्ड ड्यूटी लगाना जरूरी है। हर एक आइटम पे आत्मनिर्भर भारत करने के चक्कर में यदि हर एक आइटम पे या अधिकतर आइटम पे यदि इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया जाए तो कंट्री के लिए सही नहीं है, समझे ना। तो वही बोला कि कंट्री के लिए सही नहीं। क्यों? क्योंकि फिर कंज्यूमर का क्या होगा, महंगा हो जाएगा। जैसे मान लो कोई मोबाइल फ़ोन बाहर से आ रहा है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग गया तो वो मोबाइल फ़ोन महंगा हो गया, तो कंज्यूमर का वेलफेयर का क्या होगा। हाँ, इकोनॉमिक रेजिलियंस का क्या होगा। आपका स्टेबल ट्रेड अकाउंट होना चाहिए और सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए। सभी चीज़ को अचीव करना है तो यू हैव टू बी एक्सपोर्टर। हाँ, आपको टैरिफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना होगा, आपको टैरिफ वहीं बढ़ाओ जहाँ पे आवश्यकता है। आंख बंद करके टैरिफ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तभी जाके तुम न्यू मार्केट को कैटर कर सकते हो, अपना एक्सपोर्ट को आगे बढ़ा सकते हो। कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होते रहना चाहिए ताकि हाई एंड प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट हो सके। अभी जो मात्र हमारा जो मर्केंटाइज ट्रेड वर्ल्ड का, उसमें मात्र हमारा 1.7 to 1.8 शेयर है और 10 साल से लगभग यही बना हुआ है। तो अब देखो सर्विस कहाँ से कहाँ निकल गया। सर्विस अभी देखो 4.6% है, यानी 4 to 5% के बीच में है। तो बिल्कुल जैसे सर्विस में हमने करके दिखाया है, उसी तरह हमें मर्केंटाइज ट्रेड में भी करके दिखाना होगा। आया समझ में? तभी विकसित भारत बन पाएंगे। कंप्लीटेड। आगे देखो, फूड वर्सेस का पैराडाइम शिफ्ट इज रिक्वायर्ड इन द वे इंडियन फार्मर यूज फर्टिलाइजर्स। तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो ये बहुत दिन से डिबेट चल रहा है, समझे। तो क्या है ये डिबेट? देखो बच्चे लोग, अच्छा इंडिया में सबसे अधिक फर्टिलाइजर कौन सा फर्टिलाइजर यूज होता है? यूरिया यूज होता है। लगभग 35 to 36 मिलियन टन भारत में यूज होता है। बढ़िया सुनते जाओ। और उसमें से 26 मिलियन टन हम इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं। अब बाहर से लाते हैं लगभग 10 से 11 मिलियन टन बाहर से लाते हैं, यानी कि 30 से लेकर 35% जो यूरिया हम बाहर से लाते हैं। और यूरिया का दाम बहुत महंगा है बाहर, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस ऊपर नीचे होता है। सरकार क्या करती है, लगभग सरकार 60 से लेकर 70% तो सब्सिडी खुद दे देती है यूरिया पे। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यूरिया पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिलता है। यही कारण है कि यूरिया को गलत तरीके से फार्मर्स यूज़ कर रहे होते हैं। फार्मर को लगता है कि यूरिया जितना ज़्यादा हम लगा देंगे फार्मिंग में
उतना ही हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उतना ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। बट ये सत्य बात नहीं है, समझ गए ना। हाँ, इसी बीच में नैनो यूरिया का भी कॉन्सेप्ट आया था, रमेश रालियास, याद करो। एनीवे, तो ये हो गया यूरिया का। अच्छा, सेकंड क्या है? सेकंड जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो डीएपी है। डीएपी समझा, डीएपी जिसको डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं। बच्चे लोग, डाई अमोनियम जो फॉस्फेट है हमारे कंट्री में सेकंड में आता है फर्टिलाइजर के रूप में। 11 मिलियन टन्स यूज होता है, उसमें से केवल हम लोग 5 मिलियन टन्स प्रोड्यूस कर पाते हैं अपने कंट्री में। अब बाहर से कितना मंगवाते हैं? 6 मिलियन टन्स मंगवाते हैं, लगभग 5-6 मिलियन टन्स मंगवाते हैं, यानी कि लगभग 50 से 55% बाहर से मंगवाते हैं, 50% ज़्यादा। बात समझो, ये सेकंड में आता है। अच्छा, उसके बाद क्या है तुम्हारा? म्यूरेट ऑफ पोटाश है, एमओपी जिसको बोलते हैं, वो तो टोटली बाहर से ही मंगवाते हैं हम लोग, वो टोटली बाहर से ही मंगवाते हैं हम लोग। अब इसमें समझो कि भले ही इंडिया में, बढ़िया सुनना, कान खोल के सुनना, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट तो लगभग हम लोग कर रहे हैं ना, 5-6 मिलियन टन से इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं। टोटल कितना खपत है? 11 मिलियन टन का खपत है। 5-6 कर पा रहे हैं हम लोग इंडिया में। जो 5-6 हम लोग इंडिया में करते हैं, तो इसका भी इंग्रेडिएंट्स हम बाहर से ही मंगवाते हैं, स्पेशली मोरक्को से मंगवाते हैं, क्योंकि मोरक्को दुनिया में जाना जाता है रॉक फॉस्फेट के लिए। वहाँ बहुत ज़्यादा ही मोरक्को में रॉक फॉस्फेट मिलता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है। जैसे देखो कांगो में सब ज़्यादा डिपॉजिट है ना कोबाल्ट, उसी तरह मोरक्को में सबसे ज़्यादा तुम्हारा रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट है। तो बहुत बड़ा मार्केट है मोरक्को, और भी कंट्रीज़ है, मोरक्को सबसे आगे है, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ विद्यार्थी लोग, कि जो डीएपी जो 5 मिलियन या 6 मिलियन टन जो भारत में बनाते हैं, कंजम्पशन कितना है टोटल? 11 मिलियन टन। जो भारत में बनाते भी हैं तो उसका जो इंग्रेडिएंट्स बाहर से ही मंगवाते हैं। और एक तो डीएपी डायरेक्ट बाहर से भी मंगवा रहे हैं 6 मिलियन टन, तो बाहर से कितना डिपेंडेंट है। और ये जो डीएपी है इसमें फॉस्फेट लगेगा, वही फॉस्फेट ही हो जाए, फॉस्फेट फिर प्रोसेस से बनता है ये। अब हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फॉस्फोरस का यूज बढ़ते चला जा रहा है। वही जो लिथियम आयन बैटरी देखते हो ना, उसका जो कैथोड है, कैथोड में ये फॉस्फोरस का जो कह सकते हो डिमांड बढ़ते चला जा रहा है। तो अब क्या होगा इसका मतलब? तो फर्टिलाइजर के लिए जो आप फॉस्फेट मंगा रहे हो, कहीं ना कहीं ये डाइवर्ट होकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएगा। दैट्स वाई ये डिबेट चल रहा है, फूड वर्सेस व्हीकल। यानी कि यदि क्लियर रूप में कहा जाए तो फर्टिलाइजर वर्सेस क्या है तुम्हारा? व्हीकल का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देखो समझो, एमोनिया, अच्छा यूरिया में जानते हो? अच्छा यूरिया बनता, एमोनिया कैसे बनता है बच्चे लोग? यहाँ पे देखो ये प्रोसेस समझो ना। यूरिया में कितना नाइट्रोजन होता है? 46%। 46%। अच्छे सुनते जाओ कि यूरिया में कितना होता है नाइट्रोजन? 46% होता है। जब फार्मर यूज़ करते हैं, जब फार्मर यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर को, यूरिया वाला फर्टिलाइजर को, तो मात्र 30% ही नाइट्रोजन का एफिशिएंसी होता है, यानी कि 30% ही तुम्हारा नाइट्रोजन मैच कर पाएगा। यानी कि 46 को 100 मान के चलो ना, 46% तुम्हारा यूरिया के अंदर है, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन है। जब उसको दिया जा रहा है फार्मिंग में, तो मात्र 30% ही एफिशिएंसी है एग्रीकल्चर का, बाकी सब तो उड़ जाएगा, वो या तो नाइट्रस ऑक्साइड बन के उड़ जाएगा ग्रीन हाउस गैस के रूप में, या फिर नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम भी हो सकता है। बात समझे ना? यूट्रोफिकेशन भी हो सकता है, अलगल ब्लूम भी हो सकता है। इसका मतलब ज़्यादा यूरिया यूज़ करने का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत घातक है ये, नंबर 1। अब यूरिया बनता कैसे है? अच्छा, कंट्री में 25 मिलियन टन बन रहा है, मैं बन कैसे रहा है? तो उसको बनने के लिए फिर हमको नेचुरल गैस मंगवाना पड़ता है। भारत जानते हो कि भारत 50 से लेकर 55% अपना नेचुरल गैस बाहर से मंगवाती है, उसमें कतार ज़्यादा है, कतार ज़्यादा मंगवाती है। और वो मंगवाती है किस लिए? ताकि एक तो तुम्हारा फ्यूल के रूप में यूज़ हो सके घर घर में, अब प्लस फर्टिलाइजर प्लांट सब में अमोनिया बनाया जा सके। अच्छा बच्चे लोग, नेचुरल गैस मेन फीड स्टॉक है ना एमोनिया के लिए, और फिर एमोनिया जाकर तुम्हारा यूरिया बनेगा। देखो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया कि एमोनिया क्या है तुम्हारा? एक इंपॉर्टेंट इनपुट है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का, और वो खुद कैसे बनता है? नेचुरल गैस से बनता है। और नेचुरल गैस कहाँ से इंपोर्ट होता है? बाहर से। वही पेट्रोकेमिकल पावर जनरेशन के हेल्प से वो तुम्हारा क्या है कि नेचुरल गैस एमोनिया बनता है, एमोनिया से फिर तुम्हारा फर्टिलाइजर बनता है। तो यानी कि जो हम कंट्री में यूरिया फर्टिलाइजर बना रहे हैं, तो उस पर भी कितना डिपेंडेंट है बाहर कंट्री में, क्योंकि बाहर कंट्री से इनपुट मंगवाना पड़ रहा है, नेचुरल गैस मंगवाना पड़ रहा है। नेचुरल गैस से ही तुम्हारा क्या बनेगा?
अमोनिया बनेगा, फिर अमोनिया से क्या बनेगा तुम्हारा, यूरिया फर्टिलाइजर बनेगा। आया समझ में? सेम चीज़ यहाँ पे भी है, वही तो बोल रहे हैं, सेम चीज़ डीएपी में भी है। ये भी डीएपी क्या है तुम्हारा, रॉक फॉस्फेट ओर से जुड़ा हुआ है, यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट बनाना है आपको, डीएपी आपको फर्टिलाइजर बनाना है, तो उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट चाहिए। भले ही आपकी कंट्री में आपने 5 मिलियन टन्स बनवा लिया, मगर उसके लिए इंग्रेडिएंट चाहिए, और बाकी जो 6 मिलियन टन्स जो आप ला रहे हो वो आप रेडीमेड ला रहे हो, तो दोनों ही केस में तो लग तो रहा है। समझो, वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। देखो तो अभी हो क्या रहा है, जो रॉ मटेरियल चाहिए हमको डाई अमोनियम फॉस्फेट में, हाँ, और इस तरह का जो भी फर्टिलाइजर जिसमें फॉस्फोरस यूज होता है, जो हमें चाहिए होता है, वो चीज़ अभी डाइवर्ट हो रहा है, और वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ हो रहा है। स्पेशली निकल हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, उसको रिप्लेस कर रहा है तुम्हारा फॉस्फेट। तो इसका यूज़ तो बढ़ने वाला है तेजी से, क्योंकि ये सस्ता है एज कम्पेयर टू निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट। तो कैथड जानते हो ना कि बैटरी क्या होता है तुम्हारा, एनोड और कैथड। कैथड में ये तुम्हारा फॉस्फेट सब यूज़ होना शुरू हो गया। जितना यहाँ यूज़ होगा उतना फर्टिलाइजर कम है, फर्टिलाइजर के लिए फॉस्फेट कम जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखते चलोगे, बिल्कुल वही चीज़ है। देखो, इंपोर्ट्स कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ आवर नेचुरल गैस कंजम्पशन, सही बात है ना, लगभग 50 से 55% बाहर से नेचुरल गैस लाते हैं। अच्छा, नेचुरल गैस लाने का रीजन क्या है, एक तो चलो फ्यूल सब अपना घर में यूज़ होता है उसके लिए, और प्लस दूसरा क्या है कि फीड स्टॉक है ये, किसके लिए, अमोनिया बनने के लिए। फर्टिलाइजर प्लांट में ये सब यूज़ होता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए। तो वही बोल रहा है कि भारत लगभग आधा नेचुरल गैस कंजम्पशन हाँ बाहर से ही करता है, और उसमें देखो सिग्निफिकेंट पोर्शन तुम्हारा फर्टिलाइजर के लिए जाता है एज अ फीड स्टॉक के रूप में। आ रहा समझ में ना? अब इस आंकड़ा में बच्चे लोग देखोगे, देखो इसको थोड़ा जूम करके देखो, समझ में आ जाएगा तुम लोग को कि डाई अमोनियम फॉस्फेट बाहर से कितना आ रहा है। हाँ, चाइना से देखो, चाइना से कितना इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, 22 लाख टन्स कर रहे हैं। ठीक है, लाख टन्स में दिया गया, इतना हम मात्रा में करते हैं। वैल्यू में भी देख सकते हो, नीचे ओवरऑल वैल्यू दिया गया है। सऊदी अरब से कितना कर रहे हैं, मोरक्को से देखो, मोरक्को से भी कर रहे हैं ना हम लोग, 10 कर रहे हैं। हाँ, 10 लाख टन मोरक्को जाना आता है फॉस्फेट रॉक डिपॉजिट के लिए। आया समझ में? मगर देखो चाइना से हम लोग कितना इंपोर्ट बहुत अच्छा खासा कर रहे हैं ना। बिल्कुल सब देखने की जरूरत नहीं है, बट इसमें देख लो। As more of phosphoric acid produced from the ore deposit in the Morocco, China, Egypt और तुनिसिया goes towards making, वही बोला कि अधिक से अधिक जो ओर डिपॉजिट है, चाहे वो चाइना में हो, चाहे मोरक्को में हो, चाहे इजिप्ट में हो, चाहे तुनिसिया में हो, वो अधिक से अधिक कहाँ डाइवर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे अब लिथियम है ना, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज बन रहे हैं, क्योंकि कैथड में जो कोबाल्ट है, निकल है, उसको फॉस्फेट रिप्लेस कर रहा है। समझ गए? इसलिए ये जो डिबेट है बहुत लाजमी डिबेट है, फूड वर्सेस कार्स। हेंस इसलिए देखो, सबसे बड़ा यदि मान लो कि डाई अमोनियम फॉस्फेट का दाम घटेगा बढ़ेगा तो डायरेक्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को असर पड़ेगा। अब फर्टिलाइजर को असर पड़ने का मतलब क्या, फार्मर को असर पड़ना। तो इसलिए लिखा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर वो वल्नरेबल है, यदि कोई भी ग्लोबल प्राइस बढ़ा डायमोनियम फॉस्फेट का तो उसका फार्मर्स के ऊपर फर्क पड़ेगा। आगे देखो, यहाँ पे देखो बच्चे लोग, यहाँ पे समझना होगा अमोनिया। अच्छा बच्चे लोग यहाँ पे देखो, ध्यान से देखोगे जरा, यूरिया जब नीम कोटिन यूरिया हुआ था तभी उसका दाम को चेंज किया गया था, प्राइस को। नीम कोटिन जो मोदी जी लेके आए थे, मोदी जी बहुत पहले से बोले थे कि नीम कोटिन वाला होना चाहिए। जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे तो उस समय भी नीम कोटिन का बात करते थे। जैसे ही ये प्रधानमंत्री बने तो नीम कोटिन यूरिया कर दिया। नीम कोटिन यूरिया करने से फायदा क्या होगा कि इंडस्ट्री के लिए डाइवर्ट नहीं होगा, सही बात है। तो उसी समय तुम्हारा यूरिया का दाम ऊपर नीचे किया गया, थोड़ा सा किया गया। पहले 50 kg वाला बैग आता था, 45 kg कर दिया गया, जानते हो। मगर उसके बाद तो कुछ बढ़ाया ही नहीं गया, जबकि इंटरनेशनल प्राइस तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है यूरिया का। उसके बाद सरकार स्टिल अभी भी 60 से लेकर 70% प्राइस दे रही है यूरिया का। तो कायदे से देखो, हर समय पॉलिसी में बात होता है ना कि जो भारत में जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो गलत है, इतना नहीं देना चाहिए। इतना देने के चक्कर में इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है, समझे। तो यहाँ पे देखोगे तो यूरिया में कितना परसेंटेज नाइट्रोजन होता है, 46%। सिमिलरली डाई अमोनियम फॉस्फेट में 46% फॉस्फोरस होता है। कितना परसेंट? 46% फॉस्फोरस होता है, समझ गए ना। जैसे एमओपी देखे थे ना हम लोग, म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास, जो कि टोटल हम क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे देखते जाओ, डाई अमोनियम फॉस्फेट इंडिया का सेकेंड मोस्ट कंज्यूम फर्टिलाइजर है आफ्टर ये यूरिया। देखो नीचे लिखा गया इंडिया कितना कंज्यूम करता है, लगभग वही 10.5 से लेके 11 मिलियन टन। समझ रहे हो ना,
यानी कि लगभग वही 11 मिलियन टन हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और उसमें 5 मिलियन टन हम प्रोड्यूस करते हैं, और लगभग 5 से लेके 6 मिलियन टन बाहर से मंगवाते हैं। मतलब जो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो उसमें एलिमेंट तो बाहर का ही लग रहा है, यहाँ पे समझते जाओ। अब कैसे बनता है इलेक्ट्रिक लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, बनता कैसे, देखो तो फॉस्फोरस आया फॉस्फोरिक एसिड से, है ना, फॉस्फोरस कम्स फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड, जो कि मैन्युफैक्चर हुआ रॉक फॉस्फेट ओर से, उसको ग्राउंडिंग किया गया, रिएक्ट किया, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया गया। कहने का मतलब क्या है कि रॉक फॉस्फेट ओर, ठीक है, उसमें बहुत सारा चीज रिएक्शन करवाया गया, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाया गया, तब बना फॉस्फोरिक एसिड, और फिर फॉस्फोरिक एसिड से बना फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस यूज हो रहा है एज अ फर्टिलाइजर के रूप में यूज हो रहा है, या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में यूज हो रहा है। तो बट फॉस्फोरिक, वही बोला, देखो फॉस्फोरिक एसिड क्या है कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉस्फोरस का लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज में, एंड दिस सप्लाइड मोर देन 40% ऑफ द ग्लोबल ईवी कैपेसिटी डिमांड इन 2023 में। बताओ 40% डिमांड था इसका, तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजर के लिए कम हो जाएगा, समझ गया ना। इंडिया देखो वही बोला, इंडिया डीएपी कितना एनुअली कंज्यूम करता है, लगभग 11 मिलियन टन, जबकि हम लोग यूरिया सबसे ज़्यादा करते हैं 35 to 36, और अधिकतर देखो मोर देन हाफ ऑफ द डीएपी, यानी कि अधिकतर इसी कंट्री से, कुछ ही कंट्री से आता है तुम्हारे, उसमें देखो मोरक्को होगा, चाइना होगा, सऊदी अरब होगा, समझ गए बात को ना। तो अब जो डीएपी मंगवा रहे हैं और कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनना शुरू हो जाएगा तो सब डाइवर्ट इस तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैसेज क्या है, मैसेज ये है कि सरकार को थोड़ा अपना जो सब्सिडी है फर्टिलाइजर को लेके उसमें थोड़ा रीथिंक करना चाहिए, सोचना चाहिए सरकार को। इंडिया इंपोर्ट ऑफ डीएपी या फॉस्फोरिक एसिड एंड रॉक फॉस्फेट अमाउंट, देखो इतना पैसा जा रहा है, 10 बिलियन प्लस इंपोर्ट हो रहा है, और यदि वो इंपोर्ट करके हम ला रहे हैं और वो फर्टिलाइजर बना रहे हैं तो वो भी तो ठीक नहीं है। उसको यदि हम चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी लीड करे तो अधिक से अधिक तो जाहिर सी बात है जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ही। तो क्यों ना सरकार फर्टिलाइजर को लेके रिव्यू करे, फर्टिलाइजर का जो पॉलिसी है उसको रिव्यू करे, समझ गए ना। द पैराडाइम शिफ्ट इज रिक्वायर्ड इन द वे इंडियन फार्मर यूजेस फर्टिलाइजर। इसलिए यहाँ पे क्योंकि इनोवेटेबल है, वो जाएगा ही जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो जाएगा ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब दुनिया निकल चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। देखो ना चाइना में 50+% हो गया है तुम्हारा मास ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। नॉर्वे तो जानते हो बहुत आगे, नॉर्वे स्वीडन सब। इंडिया में भी देखो PM E-ड्राइव सब आया था ना जी प्रोग्राम सब, उसमें भी तो हम बहुत हाईली एमिशंस रखे थे, बढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो डायमोनियम फॉस्फेट है बहुत ज़्यादा इधर डाइवर्ट होगा, तो हमें फोकस करना होगा, है ना। हमें एफिशिएंट न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन यानी कि वही नैनो यूरिया टाइप का चीज़ लाना होगा। क्योंकि देखो ना तुम यूरिया यूज़ भी कर रहे हो तो उसका एफिशिएंसी नाइट्रोजन कितना है, 30% है, बाकी तो बर्बादी हो रहा है, वहाँ काम करना होगा। देखो मुरेट ऑफ पोटास में देखो 60% पोटासियम रहता है, ठीक है। फार्मर को क्या करना चाहिए, फार्मर को कोशिश करना चाहिए कि हम कॉम्प्लेक्सेस को अप्लाई करें, वही NPK जो होता है ना उस तरह का फर्टिलाइजर यूज़ करें। देखो ना इंडिया में ज़्यादा यूरिया यूज़ होने की वजह से जो NPK का जो मात्रा होना चाहिए, जो रेशियो होना चाहिए वो भी बिगड़ रहा है। NPK का जो रेशियो होता है ना, रेशियो में आपको करना पड़ता है, एक अप्रोप्रिएट रेशियो होता है। इंडिया में क्या है कि यूरिया का इतना ज़्यादा खपत है, यूरिया का इतना ज़्यादा यूज़ है बिकॉज ऑफ द लॉफ्टी फर्टिलाइजर सब्सिडी। उसके बाद क्या हो रहा है, उसकी वजह से ओवर एक्सेस फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है, स्पेशली यूरिया बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और उससे जो तुम्हारा बैलेंस होना चाहिए NPK का वो बैलेंस भी खत्म हो रहा है। तो इसलिए हमें कॉम्प्लेक्सेस फर्टिलाइजर को यूज़ करना चाहिए, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर का यूज़ करना चाहिए, बात समझे ना। और अधिकतर वही बात कर रहा है कि नैनो यूरिया सबका यूज़ करना चाहिए, नैनो DAP सबका यूज़ करना चाहिए, समझे ना। द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर लाइट नॉट ओनली इन मोर क्रॉप पर डॉप, यानी केवल स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन से नहीं चलने जा रहा है स्टूडेंट, हमें इस पे भी काम करना होगा। इतना बढ़िया फर्टिलाइजर बनाए कि तो अधिक से अधिक यूज़ हो इन्वायरमेंट में, और वो भी सस्टेनेबल अप्रोच से। आया समझ में? चलो तो यहाँ सोल्यूशन होगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी सोल्यूशन हो जाएगा वो। लास्ट वन, विथ एम्बिशियस गोल्स द इंडियन स्पेस सेक्टर इज हेडिंग टुवर्ड्स अ ह्यूज लीप। GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मामला समझते हैं। देखो चंद्रयान 4 को अप्रूव कर दिया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा, समझ गए ना। हाँ, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा ना जी। चंद्रयान 3 किस लिए था, याद करो, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। रोवर का नाम क्या, हाँ प्रज्ञान, प्रज्ञानी ना जी,
प्रत्युष नहीं, प्रज्ञान। प्रत्युष तो हमारा सुपर कंप्यूटर है, उसको हटाओ। तो जिस पॉइंट पे हम लैंड किए थे उस पॉइंट का नाम क्या है? शक्ति, शिव शक्ति पॉइंट है ना। और रोवर कुछ मीटर गया और वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और वो हमें भेजा। और जानते हो कि 28 दिन होता है तो 14 दिन दिन और 14 दिन रात होगा, करेक्ट। तो इन्फॉर्मेशन और आगे का चंद्रयान 4 उसका एक्सप्लोटेशन, मतलब उसका आगे का चीज़ है। वो आगे का चीज़ का मतलब क्या कि अब हम सैंपल कलेक्ट करेंगे और लाएंगे, जैसे चैंगिंग मिशन ने किया था। और अभी तक बच्चे लोग ये क्या है कि नियर साइड है, नियर साइड का साउथ पोल में हम एंट्री किए थे, फार साइड नहीं। चाइना तो फार साइड में भी चला गया। तो नियर साइड जो हमें दिखता है, जो मून, जानते हो ना, मून का हमें एक ही साइड दिखता है, पीछे का साइड नहीं दिख सकता है। कारण क्या है कि मून का रोटेशन और रिवोल्यूशन एक साथ होता है। 28 दिन, 27 से 28 दिन में एक ही साथ उसका रिवोल्यूशन और रोटेशन होता है। बात समझे? तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? चंद्रयान 4 जो नेक्स्ट फेज होगा चंद्रयान 3 का, क्योंकि चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, लैंडर रोवर सब बहुत अच्छे से काम कर चुका है, इसलिए हम चंद्रयान 4 के लिए भी अप्रूव कर दिए। और चंद्रयान 4 वही है कि जो सैंपल भी लेके आएगा। हाँ, कैबिनेट ने वेनस ऑर्बिटर मिशन को भी मंजूरी दे दिया है। इंडियन स्पेस स्टेशन बनेगा, उसके लिए भी मंजूरी मिल गया है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट है, उसके लिए भी मंजूरी मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो बैक टू बैक 4 जो स्पेस मिशन है, ये अपने आप में बहुत खास है। और आने वाले समय में ये 4 मिशंस यदि कामयाब होता है या इसके ऊपर काम होता है तो एक बहुत ही मेजर बूस्ट मिलेगा हमारे इंडियन स्पेस सेक्टर को। समझ गए ना? और बिल्कुल इंडियन स्पेस सेक्टर इज़ वेरी वेरी रेजिलियंट, बहुत अच्छा है भारत का। आगे देखते हैं, एक एक करके देखते हैं सभी मिशन को। चंद्रयान 4 को देखो, इसका एम क्या है? एम क्या है तुम्हारा कि ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए, ऐसा डेमोन्स्ट्रेट किया जाए ताकि हम लोग अर्थ पे मून का सैंपल लेके आ सके, समझा, और यहाँ पे हम लोग एनालिसिस कर सके, करेक्ट। इसरो विल हैंडल द डेवलपमेंट एंड लॉन्च ऑफ चंद्रयान 4 विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद ऑन 36 मंथ, यानी कि 36 मंथ के अंदर खत्म हो जाएगा, लगभग 3 साल कह सकते हो, 3 साल के अंदर ये हो जाएगा चंद्रयान 4। पैसा कितना लगेगा? लगभग 2000 करोड़। हाँ, द बजट इंक्लूड्स स्पेस क्राफ्ट डेवलपमेंट। देखो अब इसमें क्योंकि रॉकेट सैटेलाइट को ले जाएगा ना, तो उसके लिए चाहिए होगा आपको वही GSLV Mach 3, जिसको LVM-3 कहते हैं हम लोग, रॉकेट। तो उसके लिए इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए 2 हमें LVM-3 चाहिए होगा। LVM-3 वही GSL Mach 3 है, क्योंकि बहुत अच्छे से पेलोड ज़्यादा ले जा सकता है। ये क्रायोजेनिक इंजन है ये सब, समझे ना, 3rd स्टेज में। हाँ, डीप स्पेस नेटवर्क सपोर्ट चाहिए, स्पेशल टेस्ट चाहिए, यानी कि देखो ना, ये प्रोजेक्ट उससे बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो उससे बड़ा प्रोजेक्ट है तो उससे बड़ा टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, और उसके लिए पैसा भी अच्छा खासा दे रहे हैं। तो वही बात है कि मिशन का ये एक्सपेक्टेशन है कि भारत सेल्फ सफिशिएंट बने इस टेक्नोलॉजी में। हाँ, मैंड मिशन, देखो मैंड हमारा था ना चंद्रयान, वो वाला मैंड मिशन, मून पे जाने वाला बात जो था। एंड लूनर सैंपल एनालिसिस एंड विथ सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम इंडियन इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। अच्छा है, इससे एक इकोसिस्टम डेवलप्ड होगा हमारा कंट्री में, ठीक है। और ये चंद्रयान 3 का आगे का चीज़ है, चंद्रयान 4। आगे देखो और भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। वेनस ऑर्बिटर मिशन, देखो वेनस हमेशा से अर्थ के लिए एक बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला प्लानेट रहा है, क्यूरियस प्लानेट रहा है। क्यों? ट्विन लगता है, दोनों देखने में सेम लगता है। यहाँ पे देखो बच्चे लोग, मरकुरी सबसे नज़दीक है सन का, मरकुरी सबसे गर्म नहीं है। गर्म कौन सा है सबसे ज़्यादा? वेनस। कारण क्या है? मरकुरी का तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वेनस का अपना एटमॉस्फेयर है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म है वो, और सेम अर्थ की तरह ही दिखता है। अब बहुत सारा ऐसा भी साक्ष्य मिला है जिसे लगता है कि पहले वेनस में कभी लाइफ भी हुआ करता था, समझे। तो उसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए जाएगा ये। तो वेनस ऑर्बिटर मिशन ये पूरी तरीके से फोकस करेगा फॉर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, ताकि हम वेनस का एटमॉस्फेयर को और वेनस का जो जियोलॉजी है, कैसे वो बना है, उसको अध्ययन कर सके बढ़िया से। उसका जो एटमॉस्फेयर है गजब का ना, उसका भी अपना एटमॉस्फेयर है, उसी की वजह से तो बहुत ज़्यादा गर्म है वो, बिना एटमॉस्फेयर गर्म नहीं हो सकता जो बात है ना। तो वहाँ देखो प्लानेट का सरफेस, उसका सब सरफेस, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस सभी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे अंडर वेनस ऑर्बिटर मिशन। क्योंकि वेनस इंपॉर्टेंट इसलिए भी हमारा हो जाता है क्योंकि जैसे अर्थ में यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है, तो कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसे लगता है कि वेनस में भी कभी जान रहा होगा, तो ये भी प्रूव हो जाएगा जी। अब देखो ना, मून में क्या क्या नहीं मिला,
उनमें ऐसा ऐसा चीज़ मिला है जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में यदि और एक्सप्लोर कर दिया जाए तो हो सकता है कि हम लोग मून से ही लॉन्च करें सैटेलाइट, क्योंकि ग्रेविटी कम लगता है, खर्च कम लगेगा वहाँ पे, समझे ना। देखो ये मिशन कब तक के लिए है, ये 2028 में लॉन्च होगा। टोटल बजट देखो इसका लगभग 1000 करोड़ है, और जिसमें से देखो लगभग 800 करोड़ स्पेस क्राफ्ट पे खर्च किया। बहुत ज़्यादा लगता है पैसा उसमें, और इसरो सब कुछ को देखेगा, स्पेस क्राफ्ट बनाने का इसी का जिम्मेदारी है। और वेनस जानते हो अर्थ का ट्विंस। आगे देखो थर्ड वन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी तक बताओ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहाँ पे ये सुनीता विलियम्स और एक और गया है, अटक गया वहाँ पे, फरवरी तक अभी रहेगा वहाँ, जानते हो। और चाइना का भी अपना है, चाइना का तियांगोंग, चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है बाबू। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जानते हो कि यूएसए और यूएसएसआर का दोनों का कोलैबोरेशन, और भी बहुत सारा का, हाँ यूरोपियन कंट्रीज़ का, जिसमें यूएसए लीड करता है, सही बात, यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें। और इधर दूसरा जो ब्रांच है वो यूएसएसआर है, जानते हो, दोनों का कोलैबोरेशन से है। तो एट प्रेजेंट देखो 2 ही स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट में है ना जी स्टूडेंट, हाँ वही 400 और 500 किलोमीटर पे, कर्मन लाइन से बहुत ऊपर। तो एक यूएस लेड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और एक चाइना का तियांगोंग है। इंडिया भी चाहता है कि उसका अपना हो, अचानक तो नहीं होगा हमारा, पहले हमें टेस्ट करना होगा ना, यानी कि 400-500 किलोमीटर में आप ले जाओगे स्पेस स्टेशन बनाओगे, उससे पहले आपको नीचे में चेक करना होगा, यानी कि नीचे लेयर में जाकर चेक करना होगा। तो इंडिया वही कर रही है BS-1, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1, फेज़ 1 है ये। फेज़ 1 का मतलब क्या है कि यहाँ हम अपना टेक्नोलॉजी चेक करेंगे, यदि हमारा ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हुआ तो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऐसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फेज़ 1 है। तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया कि ठीक है आप फर्स्ट मॉडल बनाइए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का, ठीक है, इससे चेक हो जाएगा कि जो टेक्नोलॉजी रियल जो टेक्नोलॉजी चाहिए। अच्छा, कोई भी चीज़ को हम लोग रियल करने से पहले हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन होगा कि जो भी टेक्नोलॉजी बना है स्पेस स्टेशन के लिए वो सही है कि नहीं है। देखो गगनयान प्रोग्राम विल रिवाइज टू इंक्लूड दिस न्यू डेवलपमेंट्स एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट, समझे ना। इसमें तुम्हारा ये भी 2028 तक तुम्हारा बन के तैयार हो जाएगा। हाँ, गगनयान जो प्रोग्राम था इनिशियली वो 2018 में अप्रूव किया गया था, वही गगनयान, समझे ना, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, आदमी जाएगा वहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में। तो पहले सबसे फर्स्ट वही इसी को एक्सटेंड करके, गगनयान मिशन को ही एक्सटेंड करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनेगा। 2018 में ही पहले हम लोग अप्रूव कर दिए थे कि आदमी रहेगा, जैसे सुनीता विलियम्स रह रही ना वहाँ पे, उस तरह हमारे भी रहेंगे। बट पहले फर्स्ट फेज में चेक होगा कि यस उस लायक है कि नहीं है। जब ये हो जाएगा तब तुम्हारा ऊपर जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में और ऊपर जाएगा। और जस्ट लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा है, जैसे चाइना का तियांगोंग है, उस तरह हमारा भी बन जाएगा। तो पूरी तरीके से उम्मीद है कि हम लोग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक अचीव कर लेंगे और लूनर मिशन भी 2040 तक अचीव कर लेंगे, समझ रहे हो ना। तो रिवाइज गगनयान प्रोग्राम अंडर इसरो हैज़ टोटली एनहांस फंडिंग ऑफ 20,000 करोड़, लगभग 20,000 करोड़ का है ये। तो देखो कितना एम्बिशियस प्रोग्राम सब है, समझ रहे हो ना। एंड लास्ट वन देखो, ये लास्ट वन क्या है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अभी होता क्या है, देखो हमारा जो पे लोड कैपेसिटी बहुत कम है, जबकि तुम फल्क्रम का देखो, उधर का देखो स्पेस एक्स का, उसका कितना ज़्यादा पे लोड है, वो ज़्यादा तुम्हारा भारी भारी सैटेलाइट को ले जा सकता है। इंडिया का ज़्यादा नहीं है। देखो इंडिया का देखोगे बच्चे लोग तो PSLV हो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या GSLV हो, या तुम्हारा GSLV मैक 3 हो, LBM 3 हो, या SSLV हो। ये देखो बच्चे लोग जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी कि जो कि 36,000 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ पे 4 टन तक ही ले जा सकता है मैक्सिमम। और जब बात हो लो अर्थ ऑर्बिट का तो 10 टन तक ही ले जा सकता है ये सभी चीज़ व्हीकल। हमें इसमें बढ़ोतरी करना है, इसमें बढ़ाना है, इसका कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो जब कैपेसिटी बढ़ाएंगे इसका मतलब जो ये है, हाँ क्या करना है, देखो लो अर्थ ऑर्बिट में हमें 10 टन से 30 टन करना है। देखो वहाँ पे अच्छे से समझे, लो अर्थ ऑर्बिट में क्या करना है, हमें 10 टन से क्या करना है, 30 टन करना है। क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में कितना ले जा सकते हैं, 10 टन ले जा रहे हैं, तो हमें 30 टन तक ले जाना है। अच्छा, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में कितना ले जा रहे हैं, 4 टन ले जा रहे हैं ना, तो उसको भी बढ़ा के लगभग 10 टन ले जाना है हमको। तो उसके लिए जो एडिशनल कॉस्ट होगा वो ज़्यादा नहीं लगेगा। अभी 1 रुपया लग रहा है मान लो कि LBM 3 पे, तो इसको एक्स्ट्रा पेलोड बढ़ाने के लिए मात्र 0.5 लगेगा, यानी कि 1.5 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। तो बहुत अच्छा तो है कि जितना आप 100 रुपया लगा रहे हो
GSLV मैक 3 को डेवलप करने में, रॉकेट को डेवलप करने में, उसके कंपेयर में आपको मात्र आधा और लगाना है, और उससे तुम्हारा कैपेसिटी कितना बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना? देखो वही चीज़ लिखा गया है कि जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होगा वो तुम्हारा विल ऑफर 3 टाइम्स, यानी कि जितना अभी उसके कंपेयर में 3 टाइम्स ज़्यादा होगा, समझे, लगभग उतना पेलोड आप ले जा सकते हो। बट एडिशनल कॉस्ट कितना है, मात्र 50% एक्स्ट्रा ऐड होगा उसमें, 1.5 टाइम्स द कॉस्ट। इससे क्या होगा कि 13 टन तक हम लोग लो अर्थ ले जा पाएंगे। अभी हमारे पास क्या है, PSLV है, GSLV है, GSLV मैक 3 यानी कि LBM 3 है, SSLV है, समझ गए। हाँ, इसके लिए देखो कितना दिया जा रहा है, लगभग 8,000 करोड़ रुपया, ठीक है। एंड इट विल हैव 3 डेवलपमेंट फ्लाइट्स विथ साल कितना लिया, 8 साल के लिए लिया गया है तुम्हारा। और इस मिशन में ये भी एलिमेंट है कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है ना, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जानते हो, स्पेसएक्स उसी ने स्टार्ट किया था। पहले क्या था कॉन्सेप्ट कि सैटेलाइट जाएगा, रॉकेट जाएगा, लॉन्च पैड जाएगा और वहीं पे वो ध्वस्त हो जाएगा और सैटेलाइट वहाँ से निकल जाएगा, अपना काम करेगा, फिर वो तो डेब्रिस बन जाएगा। मगर जानते हो थैंक्स टू स्पेसएक्स उसने क्या किया कि रीयूजेबल ऊपर जाएगा फिर नीचे चला आएगा। तो बिल्कुल हमारा इस नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के साथ ये भी है कैसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पे हम और काम करें। हालांकि हमने काम किया है इस पर, अच्छा खासा बन भी गया है, और ज़्यादा काम बेटर तरीके से काम करें। कंप्लीटेड।